नमस्कार दोस्तों, दोबारा से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल एडमिशन प्रोसेस को लेकर के कि कनाडा में जो है वो स्कूल एडमिशन कैसे प्रोसेस किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कनाडा में स्कूल एडमिशन को लेकर के। दरअसल मेरी फैमिली जो है वो लास्ट वीक ही कनाडा आई है फ्रॉम इंडिया। मेरी बच्ची का मुझे यहाँ पर सेकेंड क्लास में एडमिशन कराना था। मैं आपको सेकंड क्लास बता रहा हूँ बट बेसिकली एडमिशन जो है वो एज के हिसाब से यहाँ का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है कौन सी क्लास में करना है। इंडिया में जो है मेरी बच्ची है वो सेकंड क्लास में पढ़ रही थी और लास्ट वीक यानी कि 2024 अक्टूबर एंड में ये लोग आए हैं इंडिया से कनाडा। तो अब जब मैं एडमिशन कराने के लिए गया तो मुझे यहाँ पर टोटली 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ा, जिसमें मेरा बच्चे का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब जब मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूँ दोस्तों, तो एडमिशन प्रोसेस कनाडा में टोटली 3 स्टेज में डिफाइन किया जा सकता है। स्टेज 1। अब जब हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो कनाडा में एडमिशन जो है वो 3 स्टेजेस में डिफाइन कर सकते हैं। स्टेज 1 जिसमें कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको रजिस्टर करना होता है। स्टेज 2 जिसमें आपका जो है लैंग्वेज असेसमेंट होता है। और स्टेज 3 जहाँ पर स्कूल में आपका ऑनबोर्डिंग होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। तो जैसे ही आप कनाडा आ जाते हैं, आप लैंड करते हैं, उसी समय आप क्या करते हैं कि यहाँ का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट ओपन करेंगे। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी आप जिस रीजन में रह रहे होते हैं, जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो मैं माउंटन के रिवरव्यू सिटी में रह रहा हूँ, ग्रेटर माउंटन का रिवरव्यू पार्ट में। तो यहाँ पर जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता लगा कि एंग्लोफोनिक साउथ डिस्ट्रिक्ट जो है वो रीजन लगता है मुझे। तो गूगल करके उनकी साइट खोली और वहाँ पर मैंने स्कूल रजिस्ट्रेशन का पेज खोल करके मेरे बेटे की डिटेल सबमिट करी। जैसे ही मैंने डिटेल सबमिट करी, ठीक 1 ही घंटे में मेरे पास एक अपॉइंटमेंट का मेल आया, जो था स्टूडेंट एनरोलमेंट सेशन। दरअसल होता क्या, और जो कि स्टूडेंट एनरोलमेंट डिपार्टमेंट से आया था। और मुझे मतलब 3 दिन बाद ही एक डेट टाइम दे दिया गया, जब मुझे, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची तीनों को लेकर के, यानी कि मदर, फादर और किड, ऑल टुगेदर दे विल गो टू दैट ऑफिस। यानी कि मदर, फादर और बेबी या किड की बात, यानी कि मदर, फादर और किड, यानी कि मदर, फादर और किड तीनों ही को स्टूडेंट एनरोलमेंट सेंटर जाना होता है और वहाँ पर अपने बच्चे को एनरोल कराना होता है। जब आप एनरोल कराने जाते हैं तब आपको कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहला आ गया आपका पासपोर्ट, दूसरा आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंट यानी कि वैलिड वर्क परमिट हो या पीआर स्टेटस से जो भी है वो, तीसरा होता है इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड दरअसल आपके बच्चे को जो जो भी वैक्सीन इंडिया में दी गई है उसका एक रिकॉर्ड होता है। उसके लिए आप क्या करें, अपने बच्चे की जो केस फाइल होती है, डॉक्टर जो हमेशा जो आप एक फ़ाइल बनाते हैं, वहाँ पर जब भी आपको कोई वैक्सीन देते हैं तो उसका स्टिकर लगा देते हैं। वो एक पेज पर्टिकुलरली इनको चाहिए होता है। और साथ ही साथ मैंने तो प्रिकॉशन के लिए एक अलग से फॉर्म भी भरवा दिया था इंडिया के डॉक्टर से। वो फॉर्म मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूँगा। इसमें इम्यूनाइजेशन पूरी हिस्ट्री वो लिख देता है और साइन ऑफ कर देता है। तो ये हो गया इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। और उसके बाद में आता है लास्ट जो एजुकेशन की मार्कशीट, यानी कि क्लास 1 की मार्कशीट मेरे केस में, क्योंकि बच्ची सेकंड क्लास में पढ़ रही थी, तो क्लास 1 की जो मार्कशीट है वो भी उन लोगों को मैंने हैंड ओवर करी। तो ये टोटली पासपोर्ट हो गया, परमिट हो गया, आपका इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड हो गया और लास्ट मार्कशीट हो गई। ये 4 डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने लिए। ये तो पर्टिकुलरली मेरी बच्ची के केस में। उसके बाद मदर, फादर के पासपोर्ट और उनके वर्क परमिट की कॉपियाँ या पीआर की कॉपी जो है वो लोग ले लेते हैं। उसको अटैच करके पूरी एक फाइल जनरेट करते हैं। यहाँ पर आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। उसी दिन मुझे स्टेज 2 का एक अपॉइंटमेंट दिया गया, जिसमें होता है लैंग्वेज असेसमेंट। अब दरअसल आपको पता है कि कनाडा इमिग्रेंट से भरी हुई कंट्री है, तो इन्होंने एक पर प्रोसेस बना रखा है कि जब भी किसी बच्चे का फर्स्ट टाइम एडमिशन हो रहा होगा तो उसका लैंग्वेज असेसमेंट करेंगे। उससे क्या होता है कि वो कंफर्म कर पाएँ कि इस बच्चे की लैंग्वेज कैपेबिलिटी क्या है। जब वो स्कूल में जाएगा तो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो वो एक बड़ा मुद्दा था। तो इन लोगों ने जब मुझे बुलाया तब मैं मेरी बच्ची को लेके गया और जो स्टेज 2 में इसका 20 मिनट का एक सेशन हुआ एसेसर के साथ में। और उन्होंने इससे इंग्लिश में काफ़ी सारे टास्क करवाए, जिसमें 1 टू 1 कुछ कन्वर्सेशन होती है, कुछ इमेजेस दिखाई जाती है जिसको उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना होता है। फिर उसको बोला कि आप अपनी मदर लैंग्वेज में कुछ लिखो, और फिर जो उसने लिखा बोला आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो अल्टीमेटली गोल ये था कि वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि इसकी इंग्लिश कैपेबिलिटी क्या है। वहाँ पर इसका मोटिव ये होता है कि वो एक बार समझ लें कि इसको एडिशनल स्कूल में सपोर्ट चाहिएगा या ये जाते ही स्कूल में इजीली अडेप्ट हो पाएगी। अगर एडिशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये लोग एडिशनल सपोर्ट स्कूल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं आपके बच्चे को इनिशियल टाइमिंग, जब तक कि वो स्कूल में एडजस्ट ना हो जाए। मेरे केस में बच्ची का इंग्लिश अच्छा था, तो उन लोगों ने फिर वो असेसमेंट का रिजल्ट आपको बेसिकली नहीं बताते हैं, वो अपने रिकॉर्ड में अपडेट करके फिर जो कंप्लीट फाइल है वो लोग स्कूल में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जैसे ही मेरा इसका स्टेज 2 असेसमेंट कंप्लीट हुआ, उसके बाद में जो असेसर था उसने बोला कि आपकी फ़ाइल अब स्कूल में फॉरवर्ड कर दी गई है,
और आपको जो है स्कूल से मेल आ जाएगा कि आपको स्कूल कब से स्टार्ट होने वाली है। अब बात आती है कि कौन सी स्कूल को मिल गया, यानी कौन सी स्कूल असाइन हुई। ऑब्वियसली ये सवाल हमारे मन में आएगा। तो दोस्तों कनाडा में क्या होता है, आप जिस रीजन में रह रहे होते हैं तो उस रीजन का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट आपकी घर के नियरेस्ट जो स्कूल है वो आपको ऑटोमेटिकली असाइन करता है और वहीं पे आपके बच्चे का एडमिशन कर लेता है। हाँ, अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस आसपास की स्कूल हो सकती है, बट नियरेस्ट पॉसिबल स्कूल ही आपको अलोकेट की जाती है। आप अपनी चॉइस नहीं ले सकते वहाँ पर। तो मैं जब रिवरव्यू में है तो यहाँ पे फ्रैंकल स्कूल है नियर बाई, तो उन लोगों ने असाइन करी। लगभग 2 वीक मुझे वेट करना पड़ा। उसके बाद में स्कूल से मुझे मेल आता है, एक कॉल भी आया कि आप नेक्स्ट थर्सडे से अपनी बच्ची को भेज सकते हैं। और जब आप आएंगे तो स्टार्टिंग में आपको 30 मिनट का एक इंट्रोडक्शन टूर कराया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा, और साथ ही साथ में क्या आपको परचेस करना है, क्या हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ये सारी डिटेल आपको उसी दिन स्कूल में दे दी जाएगी। और जब जिस दिन स्कूल स्टार्ट हुई उस दिन मैं मेरी वाइफ बच्ची को लेकर स्कूल पहुँचे। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं, इनिशियल 30 मिनट का एक राउंड ऑफ सेशन था जिसमें प्रिंसिपल ने मुझे पूरा स्कूल दिखाया, क्या क्या अम्यूनिटीज़ है, कहाँ पे क्लासरूम है, कैसा उनका पूरा एक करिकुलम रहता है, वो थोड़ा बहुत उन्होंने आइडिया दिया। उसके बाद में अब एक सवाल आता है कि हमें क्या परचेज़ करना होता है स्टेशनरी वगैरह को लेकर के। तो पर्टिकुलर जिस स्कूल में हमने एडमिशन कराया है, यहाँ पर थोड़ा-सा क्या होता है, जैसे कि रिवरव्यू और डीएफ में स्टेशनरी वो दे देते हैं कुछ एक लमसम अमाउंट लेकर के, जबकि मुझे ऐसा पता लगा कि माउंटेन में आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये सारी स्टेशनरी आपको अपने बच्चे को दे के भेजना है। तो ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। हमारे केस में क्या था, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप $50 पे करें हमें एनुअली और सारी स्टेशनरी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, स्कूल फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं होती कनाडा में। हाँ, स्टेशनरी वगैरह का आपको पे करना होता है। तो स्टेशनरी का $50 मुझे पे करना था। उसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने मुझसे 3 और एडिशनल चीज़ें मुझे लाने को बोला। इसमें एक था इंडोर शूज़, एक था हेडफ़ोन और एक था टिश्यू बॉक्सेस, यानी कि 4 टिश्यू बॉक्सेस आपको देने होते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने लोकली परचेज़ करके स्कूल में हैंडओवर कर दी और स्टेशनरी का जो पे था वो मैंने पे कर दिया। अब यहाँ पे स्कूल फ़ी या स्कूल पे ऑनलाइन करके एक साइट है, वो आप वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है। आपके स्कूल का डाटा जो बच्चे का होता है वो ऑलरेडी उसमें होता है। तो जो भी ये $50 वगैरह पे करने होते हैं, ये आपको वहीं पर पे करने होते हैं उसी वेबसाइट के थ्रू। प्लस कई बार कुछ इवेंट होते हैं उसके भी कुछ पेमेंट होते हैं, जैसे कि $10 पॉपकॉर्न फ़ी थी। अभी एक पॉपकॉर्न डे गया लास्ट फ्राइडे, उसकी एक फ़ी थी $10। इस तरह से आने वाले टाइम में कुछ इवेंट होंगे तो उसकी कुछ फ़ी होती है $5, $10, $15। वो ऑप्शनल होती है, मैंडेटरी नहीं होती। आप चाहे तो पे कर सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल्स कुछ-कुछ दिन अपनी तरफ से जो है वो लंच भी प्रोवाइड कराती है, उसका भी कुछ चार्जेबल होता है, मतलब फ्री नहीं होता। जैसे कि आप पिज़्ज़ा वगैरह करना चाहते हैं तो उसका भी पेमेंट स्कूल जो मैं आपको साइट बताई वहाँ पे जाके आप पे कर सकते हैं। तो आपको कुछ पासेस दिए जाएँगे, वो पासेस के थ्रू आपका बच्चा वहाँ पे लंच कर सकता है। हमारे केस में हम खुद ही लंच देने वाले हैं मेरी बच्ची को साथ में, क्योंकि पर्टिकुलरली एक वेजिटेरियन डाइट का भी थोड़ा-सा कंसर्न है, तो ठीक है। तो हम लोग अपने आप से लंच दे देंगे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता। ये जस्ट एक थोड़ा-सा आपको आइडिया दे रहा हूँ ब्रीफ में कि कैसे क्या होता है। सो ये था स्टेज 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेज में किस तरह से जाते हुए मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ। स्कूल फ़ी मैंने आपको पहले ही बताया, कनाडा में स्कूल फ़ी नहीं होती, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो ये छोटे-मोटे खर्चे हैं, जो स्टेशनरी के हैं और जो ऑकेशनली कभी कुछ इवेंट के हैं, तो वो आपको पे करना होता है, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉमिनल। मैं नहीं समझता कि $150 से ऊपर उसका एनुअली कुछ जाता होगा, बेस्ड ऑफ ऑन माई प्राइमरी एनालिसिस। बाकी तो वक्त के साथ ही मैं इसके बारे में डिटेल आपको बता पाऊँगा। बट ये दोस्तों मेरा डिटेल्ड एक्सपीरियंस था अब तक का एडमिशन को लेकर के। मेरी बच्ची का एडमिशन अब हो चुका है, लगभग 1 वीक हो चुका है उसके स्कूल जाते हुए। सो फिर मैंने सोचा कि पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। आई होप जब आपको भी इस प्रोसेस से गुजरना होगा तो ये वीडियो कहीं न कहीं आपको काम लगे। इन्फॉर्मेशन आपको अगर काम में लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। छोटा-सा कमेंट भी नीचे लिख सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा विंटर शॉपिंग को लेकर के। आप देख सकते हैं अच्छा खासा जाड़ा जैकेट पहन के खड़ा हूँ, क्योंकि बाहर -4 डिग्री का इस वक्त टेम्परेचर है। स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया था, लास्ट वीक स्नो था, अभी तो नहीं है, बट हाँ, आने वाले 1-2 दिन में फिर से स्नो गिरने वाली है। तो तैयार है विंटर शॉपिंग करने के लिए, तो उसका भी मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अब तक जो भी विंटर गियर्स खरीदे हैं वो कहाँ से खरीदे, कैसे आप बेस्ट प्राइस में डील्स पा सकते हैं, वो सारा डिटेल्स भी आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही आपके सामने नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।